हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 16 लाइट। लाइट के अंदर क्या क्या जानेंगे हम? रिफ्लेक्शन के बारे में कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, प्लेन मिरर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, डिस्पर्जन मतलब कि फैल जाना, बिखर जाना लाइट का, वो भी जानेंगे, ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे, हाउ डू नॉक्टर्नल एनिमल्स सी एट नाइट, कुछ एनिमल्स के बारे में जानेंगे कि वो रात को कैसे देख पाते हैं, वाई सम पीपल आर विजुअली चैलेंज्ड, कुछ लोगों को सही से नहीं दिखता, उसमें क्या क्या खामियां होती हैं वो सब जानेंगे। हम बोल रहे हैं कि लाइट जो है हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लाइट के बिना हमारी आंखें कुछ भी नहीं देख सकती। अंधेरे रूम में आप कुछ देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। कुछ चीजें होती है हमारे आसपास में जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या फिर ल्यूमिनस बॉडीज, जो कि जगमगा रही होती हैं, जो कि जल रही होती है अंदर से, जैसे कि लैंप या फिर जो है टॉर्च या फिर जो है सूरज। वो सारी चीजें जल रही होती हैं जिसके अंदर से रोशनी खुद की निकल रही होती है अपनी, और क्या है, कैंडल है, बल्ब है, ये सब है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जबकि कुछ चीजें हैं जो कि नॉन ल्यूमिनस होती हैं, मतलब ज्यादातर नॉन ल्यूमिनस ही होती हैं, जो कि अपनी जिसकी रोशनी नहीं होती कुछ, वो बस हमें दिख रही होती हैं क्योंकि उसके ऊपर लाइट गिरी। जैसे कि आपका टेबल हमें दिखता है इसलिए क्योंकि उसके ऊपर रोशनी गिरेगी तो दिखेगी वो चीज टेबल। अगर अंधेरे रूम में जाएंगे आपको टेबल नहीं दिखने वाली। जबकि आप अंधेरे रूम में एक बल्ब ले जाइए तो उस अंधेरे रूम को भी रोशन कर देगा वो बल्ब। ठीक है। आगे आपका चेयर, अर्थ, मून। मून भी देखिए, आपको लगता होगा कि वो जगमगा रहा है पर वो जो है चमक नहीं रहा होता, असल में जो है सूरज की रोशनी उस पर गिरती है इसलिए आपको मून दिखता है। ऐसा लगता है कि भाई चांद की रोशनी, चांद की रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी होती है जो चांद पे गिरकर हमारे पास आई। तो इसलिए वो भी है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आगे बोलना, डू यू नो में एम्प्टी स्पेस वेयर देयर इज नो एयर और एनीथिंग एल्स इज कॉल्ड द वैक्यूम, कि खाली स्पेस जो है ना आसमान में, जहाँ पे हवा के पार्टिकल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको हम वैक्यूम बोल देते हैं। देखा नहीं आपने, वैक्यूम कहीं पे क्रिएट हो जाता तो बहुत ज्यादा सक्शन वहां पे पावर आ जाती है कहीं पे। अर्थ की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे एटमोस्फेयर है इसलिए होता है यहाँ पे ऐसा। लाइट एनर्जी कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस, इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल और मीडियम टू ट्रेवल थ्रू। बोल रहे हैं कि अगर आपको साउंड की वेव्स को इधर से उधर ट्रेवल कराना है तो पार्टिकल को हिलाना पड़ेगा, मतलब कि कोई ना कोई मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड या गैस का मीडियम कोई होना चाहिए जिससे साउंड ट्रेवल कर सके। लाइट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। लाइट बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर जाता है। क्यों कर पाता है ये तो अभी हम जान रहे हैं हम धीरे धीरे कि लाइट के बारे में, लाइट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइट जो है मतलब असल में किस चीज का होता है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक ठीक से समझे नहीं है। ठीक है। तो लाइट बस ये है कि एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बोल रहे हैं कि लाइक हीट एनर्जी, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी ट्रेवल्स बेस्ट थ्रू ग्लास, एयर एंड वाटर। के लाइट की एनर्जी जो है ना, ग्लास से भी पार हो जाती है, एयर से भी पार हो जाती है, वाटर से भी पार हो जाती है और वैक्यूम में भी पार हो जाती है, मतलब अक्सर चीजों की इधर से उधर निकल जाती है चीजें। हाँ, जिस चीज के पार नहीं जा पाती उन चीजों को हम बोल देते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। आगे बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, किसी एक सरफेस पे टकरा कर लाइट वापस अपने डायरेक्शन चेंज कर ले तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि अ चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन। डायरेक्शन का चेंज हो गया लाइट का किसी चीज पे, ऑब्जेक्ट पे टकरा के। जैसे कि देखिए बल्ब से जो है ना हमारा एक शीशे के ऊपर रोशनी, तो शीशे पे टकरा कर जो है बल्ब की रोशनी दूसरी तरफ चली गई, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए आपको दिख रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल, ये सूरज है, रोशनी इसकी पे गिर रही है, कोई शीशा है या कोई भी चीज है सरफेस पर टकरा कर वापस से मुड़कर चली गई लाइट, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर तीन लॉज भी हैं। तीन नहीं, फिलहाल हम दो ही पढ़ने वाले हैं। दो लॉ कौन से? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग लॉज, के तीन दो लॉ हैं। दो लॉ अच्छे से आप समझ जाइए क्या बात कर रहे हैं। पहले में बोल रहे हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? बोल रहे हैं कि इस तरीके से लाइट आई और इधर से चली गई, तो इसके अंदर में एक एंगल बनाया इसने यहां से यहां तक का, इसको बोलते हैं एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। कौन सा वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है? इंसिडेंट रे वाला, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं इस चीज को आप। ठीक है, इंसिडेंस एंगल बोल सकते हैं इस चीज को आप। ये कैसे बनाते हैं? नॉर्मल एक खींच दिया, मतलब 90 डिग्री पे एक एंगल खींच दिया आप जो है सरफेस से, सरफेस पे ये सरफेस है उसमें 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है ना, ऐसे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल से जो भी एंगल बना रहा हो उस थीटा को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये वाला एंगल, और जब ये टकरा कर इस साइड से जाता है तो इधर जो बना रहा है ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का, इसको भी हम थीटा ही मानते हैं, इसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल।
रिफ्लेक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आप कहना चाहें, ठीक है। तो ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोल रहे हैं कि ये जो थीटा है और ये थीटा दोनों बराबर हैं, ठीक है। यही हमेशा होने वाला है, कभी ऐसा नहीं होगा कि इसका एंगल कम हो इसका एंगल ज्यादा हो, या फिर इसका ज्यादा इसका कम, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये है पहला लॉ कि जिस एंगल से नॉर्मल से बनाता हुआ गिरेगा आपका इंसिडेंस रे, उसी एंगल पे वापस रिफ्लेक्टेड रे भी निकलने वाला है आपका, ठीक है, नॉर्मल से। नेक्स्ट लॉ आपका क्या बोला है, द इंसिडेंस रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बहुत ही बेसिक सा है, बोल रहे हैं कि आपका इंसिडेंट रे हो चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो या फिर ये नॉर्मल हो, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। तीनों एक ही प्लेन में है ना, तीनों प्लेन देखो, तीनों का कौन सा है, एक ही तो है, यही तो है सरफेस, ये प्लेन, ये तो है, ये सरफेस है ना, सरफेस आपका, ये सरफेस, तीनों के लिए सेम ही सरफेस तो है, तो इन्हें इसी सरफेस के ऊपर तो लाई कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इसी सरफेस पे तीनों लाई कर रहे हैं, तो बस यही बोला है इसमें दूसरा लॉ पे कि तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब जो है एक ही प्लेन के ऊपर रहने वाले हैं। ये रहा वो प्लेन, ये रहा वो प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पे है, बस इतनी सी बात है। इसके ऊपर बोल रहे हैं कि दो ऑब्जर्वेशन भी है हमारी। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आपने 90 डिग्री पे इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है 90 डिग्री पे ऐसे गिरा दी ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, मान लो कि इंसिडेंट रे लाइट ऊपर से नीचे आई, सीधे नीचे, तो क्या होगा, सीधे टकराएगी और वापस उसी वापस ऊपर मुड़ जाएगी, बिना इधर उधर गए हुए। मतलब कि दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, एक दूसरे पॉइंट साइड, एक के ऊपर एक आ जाएंगे। जो इंसिडेंट रे होगी वही आपकी वापस घूम के रिफ्लेक्टेड रे बन के आ जाएगी, ठीक है। ये पहली ऑब्जर्वेशन। और दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि जितना भी आपका इंसिडेंट रे रहेगा, जितना भी रहेगा इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे, जितना रिफ्लेक्टेड रे जितना भी रहे, उस एंगल का डबल आपका जो है हो जाएगा टोटल एंगल जो है इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे का टोटल जो एंगल होगा वो डबल होगा इस थीटा के। जाहिर सी बात है, मान ली 45 डिग्री पे आपका नॉर्मल से बना रहा है इंसिडेंट रे, तो आपका जो है रिफ्लेक्टेड रे भी 45 से ही बनाएगा यहाँ से, और दोनों मिलके कितना हो जाएगा 90, तो 45 का डबल कितना हुआ 90, यही बना रहा है ना, बस यही ऑब्जर्वेशन इनकी कि जितना भी एंगल आपका इंसिडेंस रे का रहेगा नॉर्मल से, उसका डबल टोटल एंगल हो जाएगा आपका इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का। आगे देखिए क्या है, कुछ एक्टिविटी बता रखी है, बेसिक्स है, इसी चीज को बोल रहे हैं कि आप यहाँ से कोई भी एंगल से आप इंसिडेंस रे गिराएंगे तो उसका जो भी आएगा ना, नॉर्मल से जो एंगल बना रहा होगा उतने एंगल पे आपका रिफ्लेक्टेड रे भी बनने वाला है, ठीक है। बस ये बेसिक्स है, सिंपल कुछ नहीं है। आगे बोल रहे हैं आपका रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ वेरी स्मूथ मिरर सरफेस इज कॉल्ड स्पेक्युलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इन स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन incident parallel rays are parallel on reflection, however rays reflected from relatively rough surface are not parallel and this is called diffused reflection या फिर irregular reflection, ठीक है, समझ गए। जिसके अंदर आपके के सारे जो होंगे पैरेलल नहीं होंगे रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट रेज भी। क्या है यहाँ पे देखिए, इंसिडेंट यहाँ पे क्या है आपका, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर सारे एक ही साइड से आ रहे हैं, एक ही एंगल पे सारे टकरा रहे हैं आपके सरफेस के ऊपर, और फिर उसी एंगल पर जो है दूसरे एंगल पे सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज भी निकल रहे हैं। तो मतलब कि ये हो गया रेगुलर स्मूथ सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन हुई। जबकि आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या है, किसी भी एंगल पे लाइट आ रहा है, गिर रहा है इस पे और किसी भी एंगल पे निकल जा रहा है, तो ये हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब दोनों में फर्क क्या होगा, देखिए और से अगर आपको दिख रहा हो तो कि ये पहले वाले में जो घर है, जो पेड़ है, वो आपको साफ साफ दिख रहा है पानी के अंदर, बिल्कुल शीशे की तरह, है ना, तो बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन हो रही है, इसको हम बोलेंगे रेगुलर या फिर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। जबकि दूसरे वाले में यही घर का जो है ना परछाई इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि इस पे गोरा वोरा जम गया है, साफ तरीके से जो है पानी में जो है ना रिफ्लेक्शन आ नहीं पा रही, ठीक है। तो क्या हो गया कि ऊपर से ये जो लाइट पड़ रही है, तो रिफ्लेक्ट किसी और एंगल पे हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट किसी भी एंगल से हो रहा है, तो आपको साफ साफ जो तस्वीर नहीं दिख रही इन पेड़ों की और ये जो आपका घर है उसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसपे आपको साफ साफ तस्वीर ना दिखे किसी चीज की। फिर नेक्स्ट आता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर तो आपने देखा होगा,
कुछ नहीं है, बस सीधे से आप उसमें जो है शीशा देख सकते हैं, तो उसमें आप अपनी शक्ल देख पाएंगे, और जो भी चीजें देखेंगे वो आपके ऑपोजिट साइड में होगी, मतलब कि लेटरल इन्वर्जन बोलेंगे। आपका सीधा हाथ जो है सामने देखने को दिखेगा कि उल्टा हाथ बन गया है वो, और आपको उल्टा हाथ सीधा देखने को मिलेगा। आपकी लेफ्ट आई राइट दिखेगी, सामने देखेंगे तो राइट आई लेफ्ट दिखेगी। ये होता है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। और कुछ नहीं होता, आपके सेम साइज जितना आपका साइज है, जैसे बच्चा जितना बड़ा है ना, जितना हाइट का, उसी हाइट का आपको शीशे के अंदर भी दिखने वाला है सब कुछ। आप शीशे के जितने पीछे खड़े होंगे, शीशे के पीछे भी आप उतने ही पीछे अपने आप को खड़ा हुआ देखेंगे। बस यही होता है प्लेन मिरर, और कुछ नहीं है। तो बस ये प्लेन मिरर के बारे में आप इतना ले देख सकते हैं। चार चीजें बता रखी हैं, चार चीजें इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर के बारे में जानने के लिए। पहला कि इमेज जो भी फॉर्म होगी प्लेन मिरर की, वो होगी वर्चुअल। वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल मतलब रियल नहीं है, किसी आप जो है इसकी ना तस्वीर आप किसी पेपर के ऊपर नहीं उतार सकते। मैं आपने जो है 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा कि वो सारी इमेजेस जैसे आप किसी तस्वीर किसी पेपर के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर ला सकते हैं ना, मतलब उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करा सकते हैं उसके ऊपर लाकर, तो मतलब कि हाँ वो चीज है रियल इमेज। पर अगर उसे आप नहीं ला सकते किसी पेपर के ऊपर या फिर किसी सरफेस के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन को, मतलब कि वो आपका बन गया वर्चुअल इमेज। कि वो है तो इमेज बन तो रही है आपकी, पर बननी शीशे के उस साइड एक वर्चुअल दुनिया के अंदर, तो उसको हम वर्चुअल इमेज बोल देते हैं। ये बच्चा है पर कहाँ खड़ा हुआ है इमेज के हिसाब से, पीछे बिल्कुल। तो पीछे है, शीशे के पीछे है, तो कुछ है ही नहीं, दीवार है शीशे के पीछे, पर ये दिख रहा है ना बच्चा वहां पे खड़ा हुआ, तो ये क्या वर्चुअल इमेज है बच्चे की। ठीक है। तो वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, सीधा होता है इरेक्ट, और उल्टा होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होता है ऊपर सिर ऊपर पैर नीचे, उसको इन्वर्टेड बोलते हैं, पर ये इरेक्ट है, पैर नीचे ही है सिर ऊपर ही है। तो ऐसे आपकी प्लेन मिरर बनती है इमेज। आगे आपका द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा बच्चा है उतना ही बड़ा दिखने वाला है, ना बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा उससे, ना बहुत ज्यादा छोटा दिखेगा, सेम साइज का दिखेगा। आगे आपका द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। बोले जितनी दूर खड़ा होकर बच्चा देखेगा इस मिरर को, मिरर के पीछे भी बच्चा उतना ही पीछे दिखने वाला है, बस इसकी यही बात है। चौथे नंबर पे द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन होगा, लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखेगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में दिखेगी। चारों चीजें समझ गए आप, बस यही था प्लेन मिरर में। आगे क्या बोल रहे हैं, यूज ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहला यूज होता है दे आर यूज टू लुक एट आवर रिफ्लेक्शन इन होम्स, ब्यूटी पार्लर्स एक्सेट्रा। हम अपने शक्ल देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है दे आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स। रियर व्यू मिरर्स में देखिए प्लेन मिरर यूज कर रखा है, ठीक है। तो ये रियर व्यू मिरर में भी यूज करा जाता है ये। हर रियर व्यू में नहीं किया जाता, उसमें आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लिया जाता है, जाकि सरफेस एरिया और बढ़ा सके। पर जो कारों के अंदर लगे होते हैं ना, उसमें अक्सर जो है प्लेन मिरर आपको देखने को मिल जाता है। वो भी अक्सर आपका जो है थोड़ा सा कॉन्वेक्स ही होते हैं, पर प्लेन मिरर भी कभी कभी लग जाता है, लग सकता है, बस ये है। आगे आपका दे आर यूज्ड इन पेरिस्कोप्स। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप होता है कि पनडुब्बी या पनडुब्बी के ऊपर जो है, देखिए इस तरीके का दिख रहा है आपको, इस तरीके की एक चीज होती है जिससे कि आपको दिख जाता है, निकाल लेते हैं उसके अंदर से, पनडुब्बी के अंदर से बाहर, और देखते हैं आंखों की आंख जैसे बाहर निकल गई, और इधर से उधर देखते हैं हर तरफ के, कोई दुश्मन का जहाज तो नहीं है, या फिर कोई घुसपैठ तो नहीं घुसा है, घुसपैठ तो नहीं कर रहा कोई, ये सब जानने के लिए। तो इसका कुछ सिंपल सा होता है फिनोमेना कि यहाँ से एक जो है प्लेन मिरर लगा दिए, इधर भी एक प्लेन मिरर लगा दिए, सामने वाली लाइट आकर टकरा के हमारे आंखों तक पहुंचेगी, हमें दिख जाएगी सामने की चीजें, बस ये है। यहाँ पर आपका प्लेन मिरर यूज होता है पेरिस्कोप के अंदर, घर पे ही बना सकते हैं आप, बहुत आसान है। आगे आपका दे आर ऑल्सो यूज्ड इन सोलर कुकर्स टू रिफ्लेक्ट लाइट ऑन द फूड बीइंग कुक्ड। ऑन द फूड बीइंग कुक्ड बोल रहे हैं कि सोलर कुकर्स में भी इस्तेमाल होता है इनका। देखिए ये रहा सोलर कुकर। ये करता क्या है कि सन की जितनी भी लाइट होती है सबको एक जगह पे फोकस कर देता है, तो हर चीज जो वहां पर अगर आपने कोई भी चीज रख दी वो गर्म हो जाएगी। और ये कुकर जो होते हैं सोलर कुकर्स, ये देखने में लगता है कि ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे, कि सूरज की धूप आखिर कितनी पावरफुल हो सकती है, पर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये आसानी से किसी भी चीज को गर्म कर देते हैं बहुत ज्यादा। ये यहाँ तक कि छोटे से छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास भी आपका जो है ना एक पेपर को जला देता है। सोचिए इतने बड़े बड़े कुकर्स कितनी जल्दी खाना पका देते होंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या, बार बार रिफ्लेक्शन होने को मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। सिंगल रे ऑफ लाइट कैन रिफ्लेक्टेड मैनी टाइम्स फ्रॉम टू और मोर रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। मतलब कि दो या दो से ज्यादा मिरर या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो टकरा टकरा के
ज्यादा, दो से भी ज्यादा इमेजेस बना सकते हैं। जैसे कि आप देखते भी होंगे नाई की दुकान पे, आप देखते होंगे बहुत सारे रिफ्लेक्शन बन रहे होते हैं, एक इंसान बैठा है पर बार बार रिफ्लेक्शन बने आ रहा है पीछे तक। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। For this, more than one mirror is required. For example, in a barber shop, there is a plain mirror in front. After the haircut, the barber holds the another plain mirror behind his customer's head. The two plain mirror form many images of the object customer. कस्टमर के बालों के जो है ना कई सारे रिफ्लेक्शन बन जाते हैं, जिससे कि आदमी जो है अपने सामने अपने पीछे बालों की इमेजेस को देख सकता है। These multiple images are the result of reflection of reflected light. This helps the customer to see the image of all the sides of his या फिर her face and head. अब बोले, do you know, it is observed if the angle between the two mirror is x, then number of images will be number of images. मतलब कि जितने इमेजेस आपके बनने वाले हैं ना वो बराबर होता है 360 अपॉन x माइनस 1, कि दोनों उसके बीच में कितना एंगल है वो उससे डिवाइड कर दिया आप, माइनस कर दिए 1, इतने आपके इमेजेस बन जाएंगे। 360 से डिवाइड करिए x माइनस 1, इतने आपके इमेजेस बनेंगे। देखिए बहुत ही आसान है, बोल रहे हैं कि इफ द मिरर्स आर एट द एंगल्स यू विल सी, बोल रहे हैं कि राइट एंगल्स पे अगर दोनों आपके मिरर्स मतलब कि 90 डिग्री पर रखे हुए हैं दोनों मिरर्स, मान लीजिए कि एक मिरर है आपका ऐसे रखा हुआ, दूसरा मिरर ऐसे रखा हुआ, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो अब बताइए कितने इमेजेस फॉर्म करेगा ये, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो कितने इमेजेस फॉर्म कर देगा। बहुत ही आसान है बताना, बोल रहे हैं कि 360 अपॉन 90 माइनस 1, तो 360 डिवाइडेड बाय 90, ये कटकटा के हो जाएगा 4, 9 4 तो 36 होता है, 0 से 0 गया तो 4 माइनस 1 मतलब कि 3, तो 3 इमेजेस बनने वाली हैं, जो कि यहाँ पे लिख भी रखा है 3 इमेजेस। 360 अपॉन 90 माइनस 1 मतलब कि 3 इमेजेस। कितना आसान था। फिर नेक्स्ट आपका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, क्या पनडुब्बियों में यूज किया जाता है। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस है, पनडुब्बी में देख रहा है बेचारा, क्या देख रहा है कि सामने कोई शिप तो नहीं, और सामने है शिप खड़ी हुई, अब ये लड़ने के लिए आई है या फिर इनके खुद की शिप है पता नहीं। ये दिख रहा है इनको कुछ खड़ा हुआ वहां पे, कैसे दिख रहा है, बिना पनडुब्बी के ऊपर ले आए ही, पनडुब्बी तो ज्यादा ऊपर आती भी नहीं, जाहिर सी बात है, और आ भी गई तो मुसीबत की बात है, दुश्मन उड़ा देंगे देख लेंगे तो बस एक छोटा सा पाइप बाहर निकालते हैं और उससे देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है बाहर, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि सामने से लाइट आती है इनके, एक लेंस पे गिरती है लाइट, फिर ऐसे टकरा के नीचे आती है लेंस पे, फिर उसका टकरा के वापस जाती है उसके आंखों तक लाइट, और दिख लेती है सामने वाले की सारी चीजें देख पाता है वो इंसान खड़ा होके, नीचे खड़ा होके, ठीक है। तो यही पेरिस्कोप का प्रिंसिपल है। आगे क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे है पेरिस्कोप की, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, बस दोनों को आपको ना एक सामने ऐसे रख देना है, एक सामने ऐसे रख देना है 45 डिग्री के एंगल पे, ताकि इधर से एक बार ऐसे गिरे फिर एक बार ऐसे गिरे लाइट और सामने आ जाए, बस। आगे बोल रहे हैं कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप कुछ नहीं होता, बोल रहे हैं कि तीन, ये आपने मिरर ले लिए, तीनों को एक दूसरे पे ट्रायंगल की तरह आप लगा दीजिए, लगाएंगे बीच में कुछ बीड्स रख लिए, कुछ भी आपको अच्छा सा कोई पेपर के या फिर कुछ कलरफुल क्लिप्स डाल दिए इसके अंदर, कुछ भी इंटरेस्टिंग सा कुछ कलरफुल सा ऑब्जेक्ट डाल दिए अंदर, और लाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं अंधेरा होना चाहिए तब कुछ नहीं दिखेगा। तब आपको जो है इसमें दिखेंगे बहुत सारे तरह के अलग अलग पैटर्न्स, उसी को देखकर बच्चे खुश होते हैं और इस चीज को हम कलाइडोस्कोप बोल देते हैं। करते क्या है, तीन आपके प्लेन मिरर आप चिपका दिए, बन गया आपका कलाइडोस्कोप। अंदर कुछ रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट, अच्छा कुछ दिखने वाली चीज, ब्राइट कलर वाली। आगे आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, बस तीनों को चिपका देना है, तीनों जो है कितने कितने एंगल पे होंगे, 60 डिग्री के एंगल पे होंगे, क्योंकि ट्रायंगल का हर एक एंगल होता है 60 डिग्री का, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो, ठीक है, मतलब सारे एंगल बराबर है तो। आगे आपका है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट कुछ नहीं होता कि लाइट का बिखर जाना, टूट जाना अलग अलग हिस्सों में। बोल रहे हैं कि आपका व्हाइट लाइट आप देखते तो व्हाइट लाइट पर वो होता है बहुत सारे अलग अलग कलर्स का मिक्स हुआ हुआ हिस्सा, ठीक है। उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, मतलब मिलियंस कलर्स होते हैं, बिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं बल्कि उसमें, पर वो इतने सारे कलर्स जो होते हैं ना वो हमें देखने को नहीं मिलते। मेनली 7 कलर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, पर वो भी ऐसे नहीं सीधे व्हाइट कलर को देख लिया तो सातों कलर देख पाएंगे आप, उसको आप पहले ना प्रिज्म से बाहर निकालिए, तो आप अक्सर 7 कलर को देख पाएंगे। विबग्योर। विबग्योर कौन कौन से कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है।
इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए बहुत ही अच्छी सी इमेज है, देखिए क्या बोल रहे हैं, वैसे ये बनाई हुई है, फिर भी ये प्रिज्म है, इसके ऊपर व्हाइट लाइट गिरी, आप सूरज की रोशनी को देख सकते हैं, वही व्हाइट लाइट होती है, देखने में थोड़ा पीला पीला सा लगता है पर होता व्हाइट लाइट है वो, और इस पे गिरता है, और जो दूसरी तरफ से टूट टूट कर जो है ना कलर्स कैसे निकलते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, डिस्पर्स मतलब के बिखर जाते हैं अलग अलग कलर्स, वो आपको दिखते हैं अलग अलग कलर्स, विबग्योर पूरे के पूरे सातों कलर्स, और सातों केस के बीच में ही बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं और हम भाप नहीं पाते आसानी से, इसमें लाखों करोड़ों कलर छुपे होते हैं पर हम देख नहीं पाते आसानी से, बस बात ये है, और सब मिलकर जो व्हाइट कलर बना लेते हैं। इसको आपको बिल्कुल असली इमेज देखनी है तो आपको कुछ इस तरह का दिखने को मिलेगा ये, अ, असली इमेज चाहिए आपको देखनी है तो इस तरह का कुछ देखने को मिल जाएगा ना, सामने से लाइट गिरी और ऐसे ये धुंधला सा, मतलब रियल असल में इमेज जो है इतनी साफ होती नहीं है ना, इस तरह की इमेज होती है कुछ, ये है ओरिजिनल इमेज, सामने से लाइट गिरी और ऐसे घूमकर आ रही है, मतलब रिफ्रैक्ट हो रही है, और रिफ्रैक्ट होकर जो है ना डिस्पर्स हो जा रहे हैं सारे के सारे लाइट्स, मतलब कि बिखर जा रहे हैं, डिस्पर्स का मतलब ये तो बिखर जाना, बिखर जा रही है लाइट। और इसमें देखिए एक चीज बहुत खास बात है, सबसे ऊपर जो इसमें कलर आप देखेंगे ना वो देखेंगे रेड, और सबसे नीचे देखेंगे आप वॉयलेट, ऐसा हमेशा होने वाला है, कभी इसका ऑपोजिट नहीं होगा, इसलिए होगा ऐसा क्योंकि रेड कलर सबसे कम शिफ्ट होता है, सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है अपने पाथ से, वो सीधा सीधा चलते चले आता है, जबकि आपका जो है ना वॉयलेट सबसे ज्यादा अपना रास्ता भटक जाता है, इसलिए बोलते हैं कि डिस्पर्जन सबसे ज्यादा होती है आपकी, वॉयलेट की सबसे कम होती है रेड की, या कहें तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट अपने रास्ते से हो जाता है वॉयलेट, और सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है रेड, इसीलिए आपका रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल्स पे, ताकि दूर तक वो लाइट जाए, इधर उधर बिखर ना जाए लाइट, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्जन इन नेचर, रेनबो, रेनबो क्या होता है कि आसमान के अंदर होते हैं वाटर के ड्रॉपलेट्स, देखिए रेनबो है, ये रेनबो, रेनबो है तो इसमें क्या है, वाटर के ड्रॉपलेट्स हवा के अंदर होते हैं हमेशा, जब बहुत ज्यादा वाटर के ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं हवा में, जैसे कि बारिश वगैरह होती है, तब तब क्या होता है कि जो रोशनी होती है सूरज की वो टकरा टकरा कर जो है डिस्पर्स कर रही होती है लाइट को, तो इसलिए हमें रेनबो देखने को मिलता है। हो क्या रहा होता है कि ये रहा ड्रॉपलेट, ये रहा पानी का ड्रॉपलेट, इसके ऊपर ऐसे लाइट गई और टकरा कर डिस्पर्स होकर बाहर निकल गई, ठीक है, इसी को हमने रेनबो देख लिया इस तरह का, बस ये है फिनोमेना रेनबो बनने का। आगे क्या बोल रहे हैं, अ, आगे बोल रहे हैं आपका हाउ इज डिस्पर्जन कॉज्ड, डिस्पर्जन कैसे होता है, डिस्पर्जन कैसे होता है भाई, मतलब के बिखरती कैसी है लाइट, इसलिए बिखरती है कि हर मीडियम में अलग अलग स्पीड से लाइट ट्रेवल करते हैं, जहाँ पे फास्ट ट्रेवल करेगी लाइट वो सीधे सीधे निकल जाएगी काफी हद तक, जहां पर जो स्लो ट्रेवल करेगी लाइट वो जो है थोड़ा सा अपने रास्ते को शिफ्ट करते हुए निकलेगी, तो इसलिए इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बोले लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स, जिसको आप हायर क्लास में पढ़ लेंगे, सो व्हेन light goes from one medium to another, its speed and direction changes. This causes light to bend from its straight path line. This bending of light is called refraction. वैसे तो रिफ्रैक्शन का खाली ये मतलब होता है कि एक मीडियम के पार चले आना लाइट को, ठीक है, पर ये बेंडिंग होती है वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक एग्जांपल है, ठीक है। We also know that white light consists of 7 colors. ये देखिए गलत बात है, खाली 7 कलर से मिलकर व्हाइट लाइट नहीं बना, बल्कि मिलियंस ऑफ मिलियन कलर से बना है, उनके बीच में कलर का ग्रेडियंट भी होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता जाता है, शिफ्ट होता जाता चले जाता है कलर्स। So when 7 colors travel from one medium to another, each color bends by different amount. This makes light appears as a spectrum of 7 colors. ठीक है, 7 कलर्स देखिए बार बार लिखने हैं पर 7 कलर्स है नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ मिलियंस ऑफ मिलियंस कलर्स हैं, मतलब लाखों करोड़ों कलर्स हैं, पर उसमें से हम जो है मेन मेन जो 7 कलर को आसानी से पहचान लेते हैं, जो एक दूसरे से काफी डिफरेंस है, इसलिए जो हम मुझे बोल देते हैं कि भाई 7 ही कलर्स हैं। जैसे आपको ग्रीन देखने को मिलता है ना, खाली ग्रीन नहीं देखने को मिलता, लाइट ग्रीन भी दिखता है उसमें, और ज्यादा लाइट ग्रीन भी दिखता है, फिर और ज्यादा लाइट ग्रीन भी दिखता है, और ऐसे डार्क ग्रीन भी दिखता है, और डार्क ग्रीन भी, और डार्क ग्रीन भी चेंज होते होते, डार्क ग्रीन के इस साइड गाढ़े वाले साइड आया तो दूसरा कलर आता है, दूसरे हल्के वाले साइड में चले आए तो फिर दूसरा कलर बन जाता है उसका, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जो चेंजेस आते रहते हैं धीरे धीरे, छोटे छोटे चेंजेस, तो इस सबको अगर हम नापे तो करोड़ों कलर्स देखने को मिलेंगे आपको इन्हीं 7 कलर्स के अंदर भी, ठीक है। आगे आपका द ह्यूमन आई, इंसानों की आंख बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी शरीर का, और इसके बिना जो है जिंदगी जो है बड़ी अजीब सी हो जाएगी। तो ये काम कैसे करती है वो जानते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम होता है इसका, लाइट सामने से आती है इसके, और लाइट जो है पीछे एक स्क्रीन पे आकर जो है ना वहां पर हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सारे लाइट को ले आते हैं और प्रोसेस करते हैं दिमाग के अंदर, तो उस जगह को, उस जो पर्दा है हमारे
आंखों के पीछे का, उसको हम रेटिना बोल देते हैं, जिस पर जो है इंसान के जो सेंसर्स होते हैं, आंखों के सेंसर्स, वो सबको भांप लेते हैं और आपके दिमाग तक ले आते हैं उस सारे डेटा को। दिमाग आपका कुछ मीनिंगफुल बनाता है उससे, जिससे कि हम बोलते हैं कि अच्छा सामने एक इंसान है, और इंसान को तो मैंने पहले भी देख रखा है, ये टेबल है, कुर्सी है, ठीक है। A human eye is one of the most precious gift of nature. The sensitive sense organs enables us to see wonderful world and colors around us. The eye may be most sophisticated of our sense organs, but up to the point when the light rays are absorbed and signal to the brain is formed. द आई इज फेयरली सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बोल रहे हैं बहुत ही सिंपल सा ऑप्टिकल का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि लाइट के ऊपर काम करने वाला एक बहुत ही बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट है हमारा आई, जिससे हम देख पाते हैं चीजों को। वैसे अगर हम ऑर्गन की बात करें तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, इसलिए आंखों का डॉक्टर बनना कोई आसान बात नहीं है ना। ऑप्थोलॉजिस्ट बनने में सालों निकल जाते हैं, फिर जाके आंखों की सर्जरी हो पाती है, और उसमें भी पता नहीं कितनी सारी गड़बड़ी हो जाती है। आगे बोल रहे हैं द ह्यूमन आई इज स्फेरिकल। स्फेरिकल होता है, स्फेयर शेप का होता है, जैसे एक फुटबॉल होता है उस तरह का होता, बहुत छोटे साइज का फुटबॉल से, इन शेप एक्सेप्ट फॉर स्लाइट बल्ज एट दी फ्रंट। सामने की तरफ थोड़ा सा बल्ज होता है, थोड़ा सा ना आकार थोड़ा सा और घूम सा जाता है आगे, स्फेरिकल नहीं रह के थोड़ा सा चेंज हो जाता है उसका साइड, उसका जो है शेप आगे की तरफ, क्योंकि लेंस और जुड़े आती है ना, आंखों की पुतलियां वगैरह आ जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह लेते हैं वो। तो पूरी तरह से स्फेरिकल तो नहीं है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन इज नोन इज शोन इन figure below with the optic nerve heading to the brain on the nose side of the eye. पीछे देखिए, पीछे क्या है, पीछे जो है ये तार जा रहे हैं, तार जा रहे हैं सीधे आंखों तक, वो दिमाग तक, दिमाग तक ये सिग्नल लेकर जाते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, the outside of the eye is white though and fibrous layer is called the स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा होता है सामने का जो पूरा फाइब्रस मसल्स होते हैं, या फिर कहें तो फाइब्रस लेयर होती है आंखों के सामने व्हाइट कलर की, उसको बोलते हैं हम। विद अ ट्रांसपेरेंट पार्ट एट द फ्रंट कॉल्ड दी कॉर्निया। सामने जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसको हम कॉर्निया बोल देते हैं, कॉर्निया पूरा का पूरा है ना, आंखों के बीच का हिस्सा। Inside the scleria is a layer called choroid, which supplies blood to the eye and also contains black coloring, which reduces reflection of light within the eye. बोल रहे हैं कि व्हाइट कलर का जो हिस्सा होता है वहां पर जो है एक लेयर होती है क्लोरोइड करके, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को रोक लेती है। आंखों के अंदर एक बार लाइट ट्रैप हो जाए तो उसको बाहर नहीं निकलने देती, वरना फिर इतना अच्छा विजन हमारी खराब हो जाएगी। और जो है उसके अंदर से जो है ना आपका ब्लड सप्लाई भी होता है, उसके अंदर आपकी नसें होती हैं आंखों की, जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं पूरे के पूरे आंख को। आगे बोले द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई, पहला है आपका कॉर्निया। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। देखिए यहाँ पर इस इमेज में आपको दिख रहा है स्केल्सिया। स्केल्सिया ये पूरे के पूरे व्हाइट लेयर को जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो है व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, ये पूरा व्हाइट आंख दिख रही है ना, इसके ऊपर के लेयर को हम स्केलेरा बोलते हैं, स्केलेरा, ठीक है। फिर आता है आपका कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, सामने वाला जो लेंस होता है ना, एक तरह का लेंस नहीं बोलेंगे, एक लेयर सी बोलेंगे, जिसने प्रोटेक्ट कर रखा था बीच वाले पूरे के पूरे हिस्से को, आंखों की पुतली को पूरे के पूरे, उस प्रोटेक्टिव लेयर को आप जो कॉर्निया बोल सकते हैं, ठीक है। जो कि व्हाइट पार्ट को छोड़कर जो भी पार्ट होता है बीच का हिस्सा आंखों का, उस पूरे हिस्से को बोल देते हैं कॉर्निया। उसके बाहर ऊपर वाले हिस्से को खाली, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कॉर्निया। क्या लिखा है यहाँ पे, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन मतलब एक कवर होता है, स्फेरिकल मतलब कि गोल सा एक कवर, ठीक है, हमारे आंखों के ठीक मतलब पुतली के सामने बिल्कुल, जो आप हमारे आंखों के बीच का हिस्सा होता है ना उसके सामने, उसको बोल देते हैं हम कॉर्निया। यहीं से तो लाइट एंटर होती है आंखों में। आगे बोले आइरिस क्या होता है। आइरिस कुछ नहीं, ये जो देख रहे हैं आप पैटर्न देख रहे हैं, पैटर्न एक तो देखिए पूरा का पूरा ये है ना ऊपर का, इसके ऊपर की लेयर को जो है हम बोल देते हैं कॉर्निया, ठीक है। और ये जो इसके बीच का ये रिंग टाइप का पार्ट है, ये रिंग टाइप वाले पार्ट को जो है हम बोल देते हैं अंदर के हिस्से को, इसको हम बोल देते हैं आइरिस।
अब इसके अंदर जो हिस्सा है खाली जगह होती है, ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी तो नहीं, इसके अंदर लेंस है एक तरह का, ठीक है, उसको लेंस ही बोलेंगे। जो ये जो खाली जगह है जिससे लाइट एंटर होती है, इस जगह को हम बोल देते हैं प्यूपिल, ठीक है, प्यूपिल। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आइरिस क्या है, ये होता है जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज अ डार्क कलर्ड मस्क्यूलर डायफ्राम, नहीं हाँ डायफ्राम कॉल्ड द आइरिस विच हैज अ स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग इन द मिडल। जो सर्कुलर मिडल में ओपनिंग है उसको हम प्यूपिल बोल देते हैं, ठीक है। तो आइरिस क्या है, प्यूपिल के साइड वाला हिस्सा, जो पुतलियों का जो कलर होता है ना, जिसमें कलर देखने को मिलती है, नीली आंखें, भूरी आंखें, काली आंखें, तो वो जो काला भूरा नीला कलर जिस चीज पे होता है उस चीज को हम बोल देते हैं आइरिस। आगे प्यूपिल हो जो बीच की खाली जगह जिसके अंदर से लाइट एंटर होती है आंखों में, उसको बोल देते हैं प्यूपिल। क्या लिखा है, प्यूपिल इज द स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग ऑफ आइरिस, द प्यूपिल the pupil appears black just because no light is reflected from it. The pupil determines how much light is enter into the eye. It changes size to accommodate for the amount of light that is available. बोल रहे हैं कि आपका प्यूपल का साइज जो है बढ़ता और घटता रहता है। बहुत ज्यादा लाइट बढ़ेगी, सूरज की धूप में चले आएंगे तो आपको जो है वो छोटा साइज का हो जाएगा प्यूपल अपने आप ही। और अगर आप अंधेरे रूम में चलाएंगे प्यूपल का साइज बढ़ जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट को अपने आंखों के अंदर ला सके वो, ताकि ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले उसके बारे में, अंधेरे कमरे के बारे में। आगे बोल रहे हैं दी प्यूपिल डिटरमिन्स हाउ मच लाइट एंटर्स इनटू द आई, ठीक है। द आइरिस रेगुलेट्स द लाइट बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। बोल रहे हैं कि आइरिस ही है जो फैलता है, सिकुड़ता है उससे, ताकि प्यूपिल का साइज बड़ा और छोटा हो सके, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, यही चीज बता रहे हैं, ज्यादा बड़ा होगा साइज प्यूपिल का, मतलब बड़ा कर लेगा साइज को प्यूपिल अपने, तो क्या होगा, ज्यादा लाइट एंटर हो जाएगी। पर अगर धूप वूप में चलेगा और ज्यादा लाइट एंटर होने देगी आंखों में, तो आंखें खराब हो सकती है, रेटिना जो है डिसेंसिटाइज हो सकता है, इसलिए हम ऐसा करते नहीं है। बस अंधेरे रूम में आंखें जो है हमारी फैल जाती हैं, अगर तो हमारी प्यूपल्स फैल जाते हैं। फिर आगे आता है आईलेंस। आईलेंस क्या करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है। जो हर तरफ से लाइट आ रही है, रहा बीच में लेंस, लेंस काम करता है, हर तरफ से लाइट आई प्यूपिल से एंटर हुई, उस लेंस से क्या होता है, सब जो है एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, एक जगह पे इमेज बना लेता है, कहाँ पे, रेटिना पे हमारे। ये काम होता है लेंस का। और लेंस के जो है ना साथ में मसल्स होते हैं, वो मसल्स अगर कई बार ज्यादा खिंच जाते हैं तो ज्यादा उसका लेंस का जो है ना शेप चेंज हो जाता है। लेंस लेंस पता है ऐसा डायनेमिक सा होता है हमारे आंखों का, जो कि अपने जो है ना फोकल पॉइंट को बढ़ाता घटाता रहता है। जैसे भी आपको मतलब आप देख सकते हैं ना, कोई दूर की चीज को देखना हो तो आपके आंखों का लेंस का जो है ना फोकस चेंज हो जाएगा। पास की चीजों को देखना हो तो फोकस चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब मसल्स अपनी जो है ना सेंसिटिविटी डिफरेंस कर देते हैं थोड़ी सी, मतलब कई बार ज्यादा खोल देते हैं आंखों को और कई बार कम खोल देते हैं, तो ये एक ना आंखों में डिफेक्ट ले आता है, जिसको हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये सब बोलते हैं, ठीक है। आगे आपका आई लेंस तो आप समझ गए। द आई लेंस इज द कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटेनियस मटेरियल। प्रोटीन का ही एक मटेरियल होता है जिससे कि जेली टाइप का सब्सटेंस बना होता है आंखों के अंदर, कोई शीशा नहीं लगा होता लेंस बनाने के लिए। The eye lens is hard at the middle and gradually becomes soft towards the outer edges. The eye lens is held in position by कुछ मसल्स का यूज करते हुए एक जगह पे पोजीशन पे लगाए रहते हैं आई लेंसेज को। द सिलियरी मसल्स हेल्प इन, ठीक है, सिलियरी मसल्स बोलते हैं जिससे कि चिपका रहते हैं आपके लेंस जगह पे अपने। हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक है। आगे बोला रेटिना। रेटिना पीछे की स्क्रीन को बोलते हैं जिसके ऊपर सारी हमारी इमेजेस पड़ती हैं, जिससे आपका जो नर्व फाइबर्स जो है या फिर कहें तो सेंसिटिव सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके सारे इमेजेस के प्रोसेसिंग कराने के लिए ब्रेन तक ले आते हैं सारे इमेज सारे जो है डेटा को। अब बोल रहे हैं कि आपके रेटिना के अंदर ना दो तरह के सेंसरी सेल्स होते हैं, या फिर कहें तो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। एक होते हैं रोड सेल्स और एक होते हैं कोन सेल्स, ठीक है। Over the whole retina, the majority of cells are rods. These are sensitive to low level light but do not give much detail in sharpness of the image. At the center of retina, at a place called EVA लिखा है मेरे ख्याल से यहाँ पे, ठीक है। आगे बोला cone shaped cells are packed closely together around the fovea.
ठीक है, फोविया लिखा था वहां पे, फोविया। आर आईज हैव द बेस्ट डिटेल्स एंड कलर विजन। द पॉइंट वेयर मिलियंस ऑफ नर्व फाइबर्स लीव द रेटिना इज कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट। कि वहां पर जो ब्लाइंड स्पॉट इसलिए क्योंकि वहां पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती, तो वहां पे कोई चीज दिखाई भी नहीं देती, ठीक है। वेयर इट कंटेन्स नो लाइट सेंसिटिव सेल्स। आगे बोल रहे हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, ये देखेंगे जरा।